सबसे पहले डॉक्टर राकेश पाठक जी, मैं आपसे चाहता हूं कि इस मुद्दे पर विस्तार से बताएं कि आखिर आम आदमी इसको किस रूप में देखे। यह वही पक्ष और विपक्ष की लड़ाई का एक हिस्सा भर बन के रह गया है, या वास्तव में मीडिया की जो खराब होती हालात है उस दिशा में विपक्ष के द्वारा उठाया गया एक कदम के रूप में देखा जाना चाहिए इसे? जी देखिए ब्रजेश जी, अगर मैं एक पत्रकार के तौर पर सोचूं तो मैं ऐसे किसी भी बहिष्कार, प्रतिबंध, बैन, जो भी आप उसे नाम देना चाहें, बायकॉट, ऐसी किसी भी बात का मैं समर्थन नहीं कर सकता एक पत्रकार होने के नाते। अभिव्यक्ति की आजादी का पक्षधर होने के नाते, लिखने, बोलने, पढ़ने, इस सब की जो आजादी हमें संविधान ने दी है उसके नाते। लेकिन जब मैं इन लोगों के बारे में सोचता हूं जिनके कार्यक्रमों में न जाने का फैसला कुछ पार्टियों के गठबंधन ने किया है, तब फिर मुझे स्मरण होता है कि ये तो पत्रकारिता कर ही नहीं रहे थे। ये पत्रकार किसी भी कोण से नहीं थे, ये न्यूज प्रेजेंटर थे, और उसमें भी वे सिर्फ झूठ और नफरत की खबरें परोस रहे थे। सत्ता की ठकुर सुहाती में वे जनता का प्रतिपक्ष बन गए थे, वे विपक्ष का प्रतिपक्ष बन गए थे, और वे सत्ता का पक्षधर बन गए थे। इतने में भी कोई बुराई नहीं है कि आप सिर्फ सत्ता का चारण गान करें, उसके पक्ष में सारी खबरें चलाएं, लेकिन कम से कम पत्रकारिता के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उसके मुताबिक कम से कम दूसरे पक्ष को भी कोई स्थान दिया जाना चाहिए, और नफरत और झूठ तो कम से कम नहीं फैलाना चाहिए। ये जो पत्रकार जिनके नाम हमारे सामने कल आए हैं, इनके 9 साल के छोड़िए ब्रजेश जी, सिर्फ 90 दिन के थंबनेल देख लीजिए, इनके प्राइम टाइम के, इनके प्रोग्राम्स के, इनकी डिबेट्स के थंबनेल देख लीजिए। हमारे दर्शकों के लिए बता दें, थंबनेल यानी यूट्यूब चैनल पर जो ऊपर कवर पेज होता है उसे थंबनेल कहते हैं। उसमें उसकी विषय वस्तु के बारे में जानकारी होती है। आप देखेंगे 99.99% इन 14 लोगों की डिबेट, इनके प्रोग्राम्स, इनके शोज या तो हिंदू मुस्लिम नफरत पर केंद्रित थे, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मसीहा बताने, युगावतार बताने और न जाने क्या क्या विश्व नेता बताने में लगे हुए थे। इनके सारे थंबनेल, इनकी सारी हेडिंग्स इसको लेकर थी। तो अगर विपक्ष के गठबंधन ने उस कीचड़ में कूदने से मना कर दिया है, तो इसमें इतनी बड़ी बात कहां से हो गई? न तो ये बैन है, न ये प्रतिबंध है। इसलिए नहीं है क्योंकि विपक्ष के पास थोड़ी कोई ऐसा प्रशासनिक तंत्र है या उसके पास ताकत है। क्या भारत सरकार का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय विपक्ष के हाथ में? विपक्ष का कोई नेता उसका मंत्री है? क्या प्रधानमंत्री कार्यालय विपक्ष चलाता है, जहां से व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं आज क्या डिबेट चलाई जाए और क्या नहीं चलाई जाए, क्या ट्रेंड कराया जाए? तो बैन लगाने के नाम पर जो स्यापा कर रहे लोग, पहले तो उन्हें स्पष्ट हो जाना चाहिए ये बैन नहीं है भाई। ये सिर्फ इतनी सी बात है कि हम आपके इस कीचड़ के दंगल में शामिल होना नहीं चाहते, हमारे कपड़े गंदे हो रहे हैं, हम आपसे दूर खड़े होंगे। अब अंतिम बात यह है ब्रजेश जी कि अंततः इन लोगों की कथनी करने से पत्रकारिता का भी बड़ा नुकसान हो रहा है। देश का नुकसान तो हो ही रहा है, लोकतंत्र का नुकसान हो रहा है, हमारे सामाजिक सद्भाव, भाईचारे, और जो हमारा जो भारत का जो ताना बाना है, हमारा जो आइडिया ऑफ इंडिया है, उस सब की जड़ों में भी ये लोग मठा डालने का काम कर रहे थे। इसलिए प्राथमिक तौर पर मैं इस कदम को ठीक मानता हूं कि कम से कम एक बड़ा तबका समाज का इनकी इस कीचड़ में होने वाली गुत्थम गुत्था से खुद को दूर रखे हुए है, और समाज को भी अब समझना होगा कि क्या यही पत्रकारिता है? क्या सिर्फ सत्ता के पक्ष में खड़े रहना पत्रकारिता है? क्या जनता की तरफ से सत्ता से सवाल नहीं पूछना चाहिए इन चैनलों को, इन एंकर्स को? और जब ये ऐसा नहीं कर रहे थे तो एक सुनिश्चित संख्या के लोगों ने इनसे अपने आप को दूर कर लिया है। जी ब्रजेश जी, जो न्यूज चैनल्स हैं, जिस तरह से प्रिंट मीडिया में अपना एक नियामक संस्था है कि प्रिंट मीडिया के साथ कोई गलत होता है या प्रिंट मीडिया कोई गलत काम करता है तो उसको देखने के लिए एक बॉडी बनी हुई है, उसी तरह से चैनलों को अपने नियम, अपने एक जो है मानक तय करने के लिए बॉडी बनी है न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एवं डिजिटल एसोसिएशन, NBDA।
एनवीडीए के अध्यक्ष हैं आजकल अविनाश पांडे जी, जो एबीपी नेटवर्क के सीईओ भी हैं। इनका कहना है कि जो गठबंधन लोकतांत्रिक मूल्यों और व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, वो इसे खत्म करता दिख रहा है, लेकिन हम अपने हर शो में सभी को बुलाएंगे। यह फैसला मीडिया का गला घोटने जैसा है। मतलब जो उनकी एक संयुक्त बॉडी है जो रिप्रेजेंट करती है इस पूरे इंडस्ट्री को, वह फैसले की बात तो करती है। इंडिया गठबंधन ने जो 14 एंकरों के बहिष्कार का फैसला लिया है वो अलोकतांत्रिक है, लेकिन इसी गठबंधन ने खुद इन चैनलों के विभिन्न कार्यक्रमों पे सवाल खड़े किए हैं, निंदा की है और इस तरह की चीज से बचने की सलाह दी है। बावजूद उसके इनकी सलाह, इनके जो है आपत्तियों को दरकिनार करते हुए कई चैनल लगातार जो है आपत्तिजनक कार्यक्रम कर रहे हैं और समाज में लोगों के बीच जो एक भेदभाव पैदा करने वाली बात है, जो एक नफरत फैलाने वाली बात है, उससे गुरेज नहीं कर रहे। तो ये जो बताने की कोशिश की जा रही है कि यह चैनलों के ऊपर एक अलोकतांत्रिक प्रक्रिया थोपी जा रही है, इससे आप कितना सहमत हैं? और जैसे कि बहस में बात बीच में आई कि क्या यह एंकरों का निजी मामला समझा जाना चाहिए या संस्थागत मामला समझा जाना चाहिए? क्योंकि आज एक एंकर को आप करते हैं, उस एंकर की जगह कल दूसरा एंकर आएगा। अगर देखिए, ये सही बात है कि पत्रकारिता के मानक पहले जैसे नहीं है। 90% लोग यहाँ नौकरी करने आते हैं, अपना जो है कैरियर बनाने आते हैं। कैरियर का मतलब है मोटी तनख्वाह और थोड़ा पावर, थोड़ा सत्ता में जो है पहुंच, और वो सब कुछ दिलाने के लिए, पाने के लिए ही मालिकों के इशारे पर इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए लोग तत्पर हैं, लाइन में लगे हुए हैं। ऐसे में हम क्या नैतिकता की बात के आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई करें? या मुझे लगता है इंडिया गठबंधन ने अभी एक बीच का रास्ता पकड़ा हुआ है, वो सीधे चैनलों से अभी जो है मुठभेड़ नहीं करना चाहता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में स्थितियां कैसी होगी इसका अंदाजा अभी इंडिया गठबंधन को भी नहीं है। इसलिए वो मीडिया से सीधी टकराहट की बजाय उन चुनिंदा कार्यक्रमों को अपना निशाना बनाया है जहां पर इस तरह के नफरती बातें ज्यादा की जाती है। देखिए ब्रजेश जी, सभी कौन इसमें आ गए हैं, अली जनाब यूसुफ साहब ने, अजय भाई ने, प्रशांत जी ने, सब सारे इसमें कौन ले लिए हैं इस विमर्श के। एक बात फिर से साफ करने की जरूरत है कि जो लोग इसे अलोकतांत्रिक बता रहे हैं, जो लोग इसे तानाशाही बता रहे हैं, इस कदम को इमरजेंसी बता रहे हैं, बैन बता रहे हैं, उनके बारे में पहले ही कह चुका हूं मैं, ये एक सत्याग्रह है एक तरह का। ये गांधीवादी तरीका है कि अगर आप कीचड़ में लौट रहे हैं तो हम आपके साथ खेलने को तैयार नहीं, हम बाहर खड़े हैं, अखाड़े से दूर हो गए आपके। एक बात तो ये, जेपी नड्डा साहब ने कहा कि नेहरू से लेकर अब तक कांग्रेस की यह परंपरा रही है, कांग्रेस का जवाब देगी। लेकिन मैं तो इतिहास का विद्यार्थी और पत्रकारिता का विद्यार्थी हूं, उस नाते जेपी नड्डा साहब को ये याद दिलाना चाहता हूं कि जब देश की आजादी के बाद संविधान बन रहा था, मीडिया की भूमिका पर भी विमर्श हुआ, उस सब में बातचीत में नेहरू से पूछा गया, हमारे पहले प्रधानमंत्री से, कि आपको किस तरह का मीडिया चाहिए, किस तरह की प्रेस चाहिए। उस समय ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो था ही नहीं, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन प्रिंट मीडिया तो आजादी की लड़ाई में भी शामिल रहा था। बड़े शंकर विद्यार्थी, गांधी जी, तिलक सब अखबार निकालते थे, भगत सिंह खुद पत्रकार थे। तो कुल मिलाकर नेहरू जी से जब ये पूछा गया कि आपको कैसा प्रेस चाहिए, कैसी प्रेस चाहिए, नियंत्रित और अनुशासित या बिना सरकारी नियंत्रण के थोड़ी सी अनुशासनहीन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि एक लोकतांत्रिक समाज में प्रेस पर किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं अनुशासित किंतु नियंत्रित प्रेस की बजाय थोड़ी अनुशासनहीन लेकिन नियंत्रण से बाहर पूरी आजाद स्वतंत्र मीडिया, स्वतंत्र प्रेस चाहता हूं। और यही वजह है कि पंडित नेहरू के समय में, उनके अपने कार्यकाल में, उनके अपने मंत्रिमंडल में से अखबारों की खोजी खबरों की वजह से इस्तीफे हुए थे। पहला इस्तीफा ही अखबार की खबर की वजह से हुआ था, पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में से। इसलिए जेपी नड्डा को थोड़ा सा इतिहास की कोई अच्छी किताबें पढ़ने की जरूरत है। नेहरू ने मीडिया पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई। एक बड़ा चर्चित वाकया चलता है, आज भी कई लोग ट्विटर फेसबुक पर उसे डाल रहे हैं कि कार्टूनिस्ट शंकर ने एक बार उनको कैरिकेचर में गधा बता दिया था प्रधानमंत्री को। पंडित नेहरू ने फोन किया
और कहा कि शंकर, क्या आज तुम शाम को एक गधे के साथ चाय पीना पसंद करोगे? यानी ये बड़प्पन था लोकतांत्रिक समाज में कि देश का प्रधानमंत्री ये जानते हुए कि कार्टूनिस्ट ने उसे गधा चित्रित किया है, रेखांकन इस तरह का है कि देश का प्रधानमंत्री गधा दिख रहा है। इसके बाद नेहरू जी फोन करके चाय पर बुलाते हैं और शंकर वहां चाय पीने जाते हैं और सारी बातचीत सामान्य तौर पर होती है, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। राकेश भाई इसमें एक और जोड़ दीजिए, वो उस अखबार के कार्टूनिस्ट थे जो अखबार बिरला का था, और बिरला नेहरू के क्या थे? बिल्कुल सही बात। नेहरू के गांधी जी के सहयोगी रहे थे। जब गांधी जी 9 अगस्त 1942 को मुंबई में गिरफ्तार हुए थे, तब बिरला हाउस में ही थे मुंबई के, वहीं से अंग्रेज पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई थी। इसके बावजूद इतना हमारे समाज में खुलापन था पत्रकारिता के लिए, इतना अवसर, इतना इतना पूरा खुला हुआ मैदान था कि प्रधानमंत्री की आलोचना तब ईश निंदा नहीं समझी जाती थी। सरकार की सत्ता की आलोचना, समालोचना, उसकी मीमांसा कोई अक्षम्य अपराध नहीं था। लेकिन 2014 के बाद एक अघोषित संविधान संशोधन हुआ है कि अगर आप प्रधानमंत्री से कोई सवाल पूछेंगे, सत्ता से कोई सवाल पूछेंगे, तो उसे ईश निंदा समझा जाएगा। और अगर आप उसकी आराधना करेंगे, उसकी पूजा अर्चना करेंगे, जैसा कि ये चैनल कर रहे थे, अब तक कर रहे हैं, आज भी, तो उसे अमृत काल का पवित्र यज्ञ माना जाएगा। इन 14 लोगों में से या इनके चैनलों में से क्या किसी ने मणिपुर पर प्राइम टाइम डिबेट की है? क्या इन लोगों ने पिछले 48 घंटे में प्रधानमंत्री से पूछा है कि जिस वक्त कश्मीर में 4 लोग हमारे जाबाज शहीद हो रहे थे, तब आप पुष्प वर्षा करा रहे थे, वो भी एक सरकारी आयोजन की सफलता के लिए, पार्टी के कार्यालय में? G20 कोई बीजेपी का आयोजन नहीं था कि बीजेपी के दफ्तर में स्वागत होना चाहिए प्रधानमंत्री का। इस निर्लज्जता पर मीडिया के इस बड़े हिस्से ने कोई सवाल नहीं पूछा। कोरोना काल में लाखों लोग सड़कों पर पैदल भटक रहे थे विस्थापन के शिकार होकर, मीडिया ने सरकार से सवाल नहीं पूछा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिखकर दे दिया कि कोई सड़कों पर नहीं था, कोई मजदूर विस्थापित नहीं हुआ, मीडिया ने सवाल नहीं पूछा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिखकर दे दिया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा कोरोना काल में, मीडिया ने सवाल नहीं पूछा कि वे कौन लोग थे जो अस्पतालों के दरवाजे पर ऑक्सीजन के अभाव में अपनी जिंदगियां खो रहे थे। तो जब आप ये सब नहीं कर रहे थे, तो पत्रकारिता आप नहीं कर रहे थे, आप पत्रकार थे ही नहीं। आज भी आप पत्रकार नहीं हैं। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि ये पत्रकारिता पर हमला है, ये अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है, विपक्ष बैन लगाना चाह रहा है, विपक्ष इमरजेंसी लगा रहा है, तो भाई भारत के किसी कानून में किसी विपक्षी दल या विपक्षी गठबंधन को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि किसी भी इकाई पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर सके, कोई पाबंदी लगा सके। यह अधिकार तो सत्ता के पास है, यह अधिकार तो सत्ता में निहित है कि वो जिला कलेक्टर से लेकर प्रधानमंत्री तक ये सारे अधिकार तो उनके पास हैं कि किसी को भी बैन कर सकते हैं, मुझे घर में नजरबंद कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। विपक्ष के किस नेता को अधिकार है कि मुझे गिरफ्तार करके ले जाएगा? गिरफ्तार करने के लिए तो सरकारी इकाई, सरकारी तंत्र, शासन व्यवस्था की जरूरत होगी ना। इसी तरह पाबंदी लगाने के लिए भी सरकार और सरकारी तंत्र की जरूरत होगी। इसलिए मैं इस बात को खारिज करता हूं। एक अंतिम बात यह है कि जहां तक चैनलों के खिलाफ कार्रवाई का सवाल है, चैनलों के अपने व्यावसायिक हित भी होते हैं। इसके बावजूद ये डाल पर वार करने से सचमुच कुछ नहीं होगा। एक ऐसा कोई संदेश देने की जरूरत होगी कि हमारा साथ मत दीजिए, पर कम से कम इस देश की जड़ों में, इस देश की रगों में नफरत का जहर तो मत भरिए। और ये आवाज अखबार के मालिकों तक भी तो जाना ही चाहिए। मैं भी 5 अखबारों का संपादक रहा हूं, भगवान की कृपा से बड़े अखबारों का ही संपादक रहा। मेरे मालिकों ने मुझे कभी नहीं कहा कि मैं नफरत फैलाने का काम करूं। और अगर ये एंकर अपनी मर्जी से ये सब कर रहे थे, मालिक इसमें लिप्त नहीं थे, तो मालिकों को रोकना चाहिए था। क्या अरुण पुरी को नहीं मालूम उनका चैनल क्या क्या चला रहा है? और अगर उनकी सम्मति नहीं है, तो उनकी भी तो जिम्मेदारी है। वे मालिक हैं चैनल के, वे रोकें और ऐसे लोगों को बाहर करें। और वे अगर इसमें शामिल हैं, उनकी सहमति है, तो उनके खिलाफ भी कोई ना कोई संदेश तो देने की जरूरत होगी। ब्रजेश जी, ऐसा तो नहीं चल सकता कि आप
भारत के ताने बाने को विषाक्त कर दें और अपना धंधा भी करते रहें। धंधे पर चोट की भी जरूरत पड़ेगी एक ना एक दिन। जी ब्रजेश जी।